बिलालपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन उसके बीचों बीच खड़ा एक पेड़ बहुत बड़ा रहस्य बन चुका था। गांव वाले उसे पहेली का पेड़ कहते थे। कहते हैं, उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ तो तुम्हारी परछाई दिखती ही नहीं। सूरज चाहे जितना तेज हो, वो पेड़ सब कुछ निगल जाता है, रोशनी भी और शायद राज भी। एक दिन सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गुड्डू नाम का लड़का जो दूध बांटता था, दौड़ता हुआ चिल्लाता आया, ओए, पेड़ पे कोई उल्टा लटका है, लगता है लाश है। लोग भागे भागे गए, और सच में उस पेड़ की सबसे मोटी शाखा से कोई आदमी उल्टा टंगा हुआ था। उसके हाथ बंधे थे और गले में अजीब सी निशाने थी, जैसे किसी रस्म के बाद छोड़े गए हों। गांव का सरपंच घबराया हुआ बोला, इसे देखो। फिर से वही शुरू हो गया क्या? 30 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिल्ली से तुरंत कॉल किया गया, विक्रम चौहान को बुलाओ। विक्रम चौहान अब रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी आंखें आज भी वैसी ही तेज थी जैसे जवान दिनों में थी। उन्होंने जैसे ही सुना कि पहेली का पेड़ फिर चर्चा में आया है, उनका चेहरा थोड़ी देर को सख्त हो गया। फिर वो बस बोले, मैं आ रहा हूं। गांव में उनके आते ही सन्नाटा छा गया। बच्चे छुपने लगे, औरतें खिड़की से झांकने लगी। विक्रम धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने लाश को ध्यान से देखा। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन शरीर पर एक टैटू था, पुराना और थोड़ा घिसा हुआ। विक्रम ने आंखें सिकोड़कर देखा। ये तो वही निशान है जो उस समय की काली पूजा में देखे थे। विक्रम चौंक गए। उनकी आंखों में एक पुरानी याद चमकी। वो समय जब वो ट्रेनिंग पर थे और एक गांव में अजीब रस्म देखी थी। लोग रात के अंधेरे में किसी पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए थे, एक मंत्र पढ़ रहे थे और किसी इंसान को उल्टा लटका रहे थे। तब उन्होंने सोचा था, शायद डराने के लिए कर रहे हों, लेकिन अब वैसा ही मामला सच में सामने था। ये कोई आम मर्डर नहीं है, विक्रम ने धीरे से कहा। इसमें कोई पुरानी रस्म, कोई बहुत गहरा खेल है। लेकिन जैसे ही वो लाश को नीचे उतरवाने लगे, कुछ अजीब हुआ। पेड़ की एक शाखा अपने आप हिली। तेज हवा नहीं थी, फिर भी वो हिली, और उसी वक्त लाश के मुंह से एक फुसफुसाहट सी आवाज आई, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। सब चौंक गए। विक्रम ने तुरंत सबको पीछे हटने को कहा। उन्होंने झुककर लाश के पास कान लगाया। कुछ नहीं, लेकिन तभी पास में खड़ा गुड्डू अचानक चिल्लाया, मैंने देखा है इसको। ये तो 2 दिन पहले गांव में आया था और रात को पेड़ के पास कुछ खुदाई कर रहा था। सवाल और बढ़ गए। कौन था यह आदमी? क्या वो पेड़ के नीचे कुछ छुपा रहा था या कुछ निकाल रहा था? तभी गांव की एक बूढ़ी औरत धीरे से आगे आई। उसका नाम था जमेला दादी। उसने कांपती आवाज में कहा, वो पेड़ वो राजों को अपने अंदर खींच लेता है। 30 साल पहले भी जो हुआ था, सबको भूलने के लिए मजबूर कर दिया गया, लेकिन अब वो राज वापस आ रहे हैं। विक्रम बाबू, आपको खुद को याद करना होगा जो आपने उस रात देखा था। विक्रम ठहर गए। उस रात? वो रात क्या थी? क्या वो सच में भूल चुके थे या दिमाग ने जानबूझकर भुला दिया? वो पेड़ फिर से जिंदा हो रहा था, और ये सिर्फ एक लाश की कहानी नहीं थी। ये विक्रम की जिंदगी से जुड़ा एक राज था, जो अब बाहर आने को तड़प रहा था। गांव में अब डर बस गया था। हर कोई पेड़ की तरफ देखने से भी डर रहा था। बच्चे रात को रोने लगे थे, और कुछ जानवर भी अचानक गायब हो गए थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? विक्रम चौहान रात को उसी पेड़ के पास अकेले खड़े थे।
चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तक चुप थी। पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी। उन्होंने टॉर्च निकाली और जमीन को ध्यान से देखने लगे। कुछ निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। उन्होंने हाथ से जमीन कुरेदनी शुरू की। थोड़ी ही देर में एक पुराना लोहा जैसा डिब्बा मिला, जंग लगा हुआ, लेकिन बंद। विक्रम ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना कागज था। जैसे ही उन्होंने उसे निकाला, अचानक एक जोर की सीटी जैसी आवाज हवा में गूंजी। टॉर्च बंद हो गई। पूरा माहौल स्याह हो गया। और तभी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से कुछ गिरा, जैसे कोई बहुत भारी चीज। विक्रम पीछे हटे और फिर जल्दी से जेब से दूसरी टॉर्च निकाली। रोशनी में देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली मिट्टी में ताजा पैरों के निशान थे। कोई अभी अभी वहां से भागा था। उन्होंने वापस डिब्बा उठाया और तेजी से गांव के सरपंच के घर पहुंचे। अंदर जाकर डिब्बा खोला। सब गांव वाले एक एक करके इकट्ठा होने लगे। जमेला दादी भी आई। विक्रम ने कागज को टेबल पर रखा। वो एक नक्शा था, पेड़ के नीचे बने किसी सुरंग का नक्शा, और साथ में कुछ शब्द लिखे थे। जो गया अंदर, वो कभी बाहर नहीं आया। जो निकला, उसका नाम मिट गया। सरपंच कांपने लगा। बोला, ये तो वही गुफा है जिसके बारे में मेरे दादा कहते थे अंग्रेजों के जमाने में वहां कुछ छुपाया गया था। लेकिन जो भी गया, कभी लौटकर नहीं आया। जमेला दादी बोली, अंदर एक किताब है, बहुत पुरानी। वो इंसानों के राज पी जाती है, और पेड़ उसका पहरेदार है। विक्रम सोच में डूब गए। क्या लाश वाला आदमी उस गुफा को खोदने आया था? क्या वो किताब को ढूंढ रहा था? रात को विक्रम फिर अकेले पेड़ के पास गए। इस बार उनके साथ एक कैमरा और रस्सी थी। उन्होंने निशानों के पास खुदाई शुरू की। धीरे धीरे जमीन नीचे को धंसने लगी। फिर एक छोटा सा दरवाजा दिखा, लोहे का, जमीन के नीचे छुपा हुआ। उन्होंने सांस खींची और दरवाजा खोला। एक तेज सीलन भरी बदबू आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नीचे उतर गए। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी, और हर कदम पर लगता था जैसे कोई पीछे से देख रहा है। अंधेरे में सिर्फ कैमरे की लाइट थी। नीचे एक छोटा सा कमरा था। बीचों बीच एक पत्थर की चौकी, और उस पर वही किताब, काले रंग की, भारी और बहुत पुरानी। जैसे ही विक्रम ने किताब की तरफ हाथ बढ़ाया, एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। वापस जा। विक्रम ठहर गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक परछाई दिखी, इंसान की। लेकिन विक्रम के पीछे कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी से किताब उठाई और बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कैमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरा, पूरी तरह से अंधेरा। और तभी किसी ने उनके कान में धीरे से कहा, तू वही है ना जो 30 साल पहले आया था? विक्रम के होश उड़ गए। उन्हें याद आने लगा वो रात जब वो पहली बार ट्रेनिंग में इस गांव के पास आए थे। कुछ दिखा था, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। किसी की आंखें, एक औरत, उसने कुछ मांगा था, मेरी कहानी दुनिया से मत मिटने देना। और फिर वो गायब हो गई थी। विक्रम ने आंखें बंद की, हाथ में पकड़ी किताब थाम ली, और उसी वक्त दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। वो बाहर निकले, लेकिन अब उनकी आंखें बदल चुकी थी। कुछ तो था जो अब उन्हें अंदर से जला रहा था। पेड़ शांत था, लेकिन हवा में फिर से वही फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कह रहा हो, ये तो बस शुरुआत है,
अगली सुबह गांव में अफवाह उड़ गई कि विक्रम चौहान ने रात में उस पेड़ के नीचे कुछ खोज निकाला है। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने कोई पुरानी किताब ढूंढी है। कुछ कह रहे थे कि वो रात में पेड़ के नीचे खुद गायब हो गए थे। लेकिन सच सिर्फ विक्रम जानते थे। वो किताब अब उनके पास थी, एक पुराने थैले में छुपाकर रखी हुई। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी कोठरी में रुके थे ताकि किसी को शक न हो। किताब के पन्ने खोलते ही अजीब सी गर्मी हाथों में फैलने लगी थी, जैसे वो किताब कागज की नहीं, किसी जीवित चीज की बनी हो। पहले पन्ने पर लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा वो अपना बीता समय दोबारा देखेगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि तुम क्या देखोगे, सवाल ये है, तुम क्या याद रखना चाहोगे? विक्रम की आंखें सिकुड़ गई। उन्होंने अगला पन्ना पलटा और जैसे ही वो पन्ना खुला, सामने सब कुछ बदल गया। उनके सामने एक पुराना दृश्य था, जैसे कोई सपना नहीं, सच्चाई हो। वो खुद थे, जवान, ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में। साथ में उनके 3 साथी थे और सब एक जंगल में किसी गुप्त ऑपरेशन पर थे। सामने वही पेड़ था, वही पहेली का पेड़, लेकिन तब वो नया लग रहा था, हरा भरा। एक लड़की वहां बंधी हुई थी, आंखों पर पट्टी थी और उसके सामने कुछ गांव वाले खड़े थे, सिर झुकाए हुए, जैसे कोई रस्म कर रहे हों। उसके पास एक आदमी मंत्र पढ़ रहा था। विक्रम के जवान रूप ने उस समय रेडियो पर मदद मांगी थी, लेकिन तभी उसका सीनियर चिल्लाया था, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये सरकारी आदेश है। यानी तब भी सरकार जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी उसे छुपा दिया गया। अब कमरे में वापस आते हुए विक्रम का सिर घूम रहा था। उन्होंने किताब बंद की, लेकिन तब तक बहुत कुछ खुल चुका था। वो लड़की कौन थी? क्यों उसे पेड़ के नीचे रस्म में शामिल किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो बची थी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ। विक्रम चौंक गए। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुर्जा रखा हुआ था। उस पर लिखा था, तुमने जो देखा है वो अधूरा है। किताब को पूरा पढ़ो, लेकिन रात को नहीं। रात में पेड़ सब देखता है। विक्रम ने पुर्जा उठाया। अब यह साफ था कि कोई और भी जानता है कि किताब उनके पास है। उसी शाम गांव का गुड्डू दोबारा भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर था। बाबूजी, शमशान के पास वाली नदी में एक और लाश मिली है, वो भी उल्टी लटकी हुई। विक्रम का दिल धड़कने लगा। वो भागे भागे नदी के पास पहुंचे। गांव वाले पहले से वहां थे। लाश को रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। वो कोई गांव का ही आदमी था, रमेश, जो चुपचाप रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें जैसे कुछ देखा हो, कुछ डरावना, जो उसके मरने से पहले उसकी आत्मा को ही तोड़ गया हो। विक्रम ने पास जाकर देखा। रमेश की जेब से एक छोटा सा कागज निकला। उस पर वही निशान था जो किताब के पहले पन्ने पर था। अब यह साफ था कि कोई किताब से जुड़े लोगों को चुन चुन कर मार रहा है, या फिर किताब ही खुद उन्हें खींच रही है। विक्रम रात को फिर अकेले बैठे। इस बार उन्होंने किताब का तीसरा पन्ना खोला और सामने दिखा एक नक्शा। उस नक्शे में गांव के आसपास के सारे पुराने कुएं, पुरानी हवेलियां और वो सुरंग भी थी जहां से किताब मिली थी। लेकिन एक जगह लाल घेरे में थी, एक पुराना कुआं जो गांव से बाहर था और अब सूख चुका था। विक्रम ने उसी रात उस कुएं की तरफ जाने की ठानी। रात के 2 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा, चप्पल की आवाज भी ज्यादा लग रही थी। वो कुआं बिल्कुल सुनसान था। उसके पास जले हुए दिए पड़े थे,
जैसे वहां हाल ही में कुछ हुआ हो। कुएं के मुहाने पर सफेद रंग से कुछ लिखा गया था। सिर्फ उसे ही सच दिखता है जो खुद झूठ में जी चुका हो। विक्रम ने अंदर झांका। कुछ नहीं दिखा। तभी एक धीमी सी आवाज आई, आप फिर आ गए, इतने सालों बाद। विक्रम ने घूम कर देखा। कोई औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें बहुत गहरी। वो बोली, आपने उस रात मेरी मदद नहीं की थी। अब वक्त आ गया है कि आप मेरा सच दुनिया को बताएं, लेकिन पहले आपको खुद को माफ करना होगा। विक्रम एक शब्द भी नहीं बोल पाए। वो औरत धीरे धीरे हवा में गायब हो गई, और उसके जाते ही कुएं के अंदर से फिर वही किताब जैसी गूंज आई, फुसफुसाहट, जैसे कोई कह रहा हो, आगे बढ़ो, लेकिन हर पन्ना तुम्हारा एक सच खोलेगा। रात बीत गई, लेकिन विक्रम की आंखों में नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे वही औरत दिखती, सफेद साड़ी, गहरी आंखें, और वो वाक्य जो उसने कहा था, आपने मेरी मदद नहीं की थी। सुबह होते ही विक्रम ने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। स्कूल, पंचायत, अस्पताल, जहां कहीं भी पुरानी फाइलें हो सकती थी, वो वहां गया। लेकिन नाम, उस औरत का नाम क्या था? विक्रम को याद था कि उस रात जब वो पेड़ के नीचे थी, तो कोई उसका नाम पुकार रहा था, नीला, नीला। बस यही एक नाम था उसके पास। गांव की पुरानी प्राइमरी स्कूल की एक लॉकर में उसे एक फीली हुई रजिस्टर मिली। साल 1986 की उपस्थिति शीट। बच्चों के नाम और उनके माता पिता के नाम दर्ज थे, और वहां था नीला देवी पुत्री किशनलाल। उम्र 14 साल। आखिरी दिन स्कूल में 11 जुलाई 1986। विक्रम का दिल धक धक करने लगा। यही वो तारीख थी जब वो ट्रेनिंग के दौरान पहली बार उस गांव आया था, और शायद यही वो रात थी जब वो पहली का पेड़ के पास उस रस्म को होते हुए देख रहा था। नीला, एक 14 साल की लड़की, रस्म का हिस्सा। वो अब समझने लगा था कि उस पेड़ के नीचे जो कुछ होता है, वो कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि कोई पुरानी परंपरा है जो शायद कभी सजा देने के नाम पर शुरू हुई थी। लेकिन अब वो पेड़ खुद फैसला करता है, या शायद वो किताब। उसी दिन दोपहर में गांव में हलचल मच गई। गांव के प्रधान का बेटा रोते हुए पंचायत चौक पर चिल्ला रहा था, मेरा बापू कहीं नहीं मिल रहा। कल रात वो बाहर निकले थे, बोले मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आए। गांव वाले इकट्ठा हुए, खोज शुरू हुई, नदी के पास, मंदिर के पीछे, और आखिर में पहली का पेड़ के नीचे। और वहां सबके सामने प्रधान की लाश उल्टी लटकी हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे रमेश और पहले वाली लाश। गांव में कोहराम मच गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके शरीर पर कुछ लिखा गया था, छाती पर किसी धारदार चीज से खुदा हुआ था। उसने देखा था, लेकिन कुछ कहा नहीं। विक्रम अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि ये मौतें जुड़ी हुई हैं उस रात से, उस रस्म से, उस पेड़ से, और उस किताब से। उसी रात विक्रम फिर अकेले बैठा और किताब का अगला पन्ना खोला। अब की बार किताब में एक आवाज आई, जैसे किसी पुराने ग्रामोफोन की रिकॉर्डिंग चल रही हो। तूने जो किया वो तुझ में रहेगा, और जो नहीं किया वो भी तेरा बोझ बनेगा। साथ में दिखा एक और नक्शा। इस बार वो कुआं नहीं, बल्कि गांव की पुरानी हवेली दिखाई गई थी। वो हवेली अब टूट चुकी थी, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वहां रात को कोई रोता है। विक्रम बिना समय गवाए उस हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था।
सीलन भरी दीवारें, गिरी हुई छतें और एक हल्की सी गंध, जैसे कोई पुराना वक्त सांस ले रहा हो। अंदर जाते ही एक कमरा मिला। दरवाजा बंद था, लेकिन ताले पर धागा लिपटा हुआ था, लाल और काला। जैसे ही विक्रम ने धागा हटाया और दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और सामने एक पुराना दर्पण। उस दर्पण में खुद को देखा तो चौंक गया। उसमें विक्रम अकेले नहीं थे। उनके पीछे नीला खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, वही गहरी आंखें। लेकिन अब उसने कुछ कहा नहीं, बस अपनी उंगली से दर्पण पर कुछ लिखा। पढ़ना बंद मत करना। और फिर वो गायब हो गई। कमरे की दीवार पर अब अचानक कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने गर्म लोहे से दीवार पर नाम खुदे हों। वहां कुछ नाम थे, रमेश, प्रधान और उसके नीचे एक नया नाम, विक्रम चौहान। विक्रम पीछे हट गया। उसने तेजी से किताब को बंद किया। अब उसे समझ आ गया था, किताब जो भी दिखा रही है वो सिर्फ अतीत नहीं, आने वाला कल भी है। और शायद अगला शिकार वही है। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, किताब का आखिरी पन्ना पढ़ना, उस पेड़ का सच जानना और उस रात जो हुआ था उसे उजागर करना। लेकिन सवाल यह था, क्या वो सच जानने के लिए खुद को उस पेड़ के नीचे ले जाएगा, या फिर किताब पहले ही उसे ले जा चुकी है। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में बंद थे। बच्चों की किलकारियां, औरतों की बातें, सब जैसे किसी ने बंद कर दी हों। हर कोई डर में जी रहा था, पेड़ की परछाई से, उस किताब से और अब विक्रम चौहान के नाम से भी। विक्रम ने तय कर लिया था कि आज रात वह उस पेड़ के नीचे जाएगा, अकेले। लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर से उस किताब का आखिरी हिस्सा खोलने की कोशिश की। लेकिन इस बार पन्ना खुलते ही कुछ भी लिखा नहीं मिला। बस बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर चिपकी थी। वो तस्वीर धुंधली थी, पर उसमें 5 लोग खड़े थे, 4 नकाब में, और बीच में एक लड़की। और नीचे लिखा था, इन्हें इंसाफ मिलना बाकी है। तभी विक्रम की नजर तस्वीर के पीछे एक मोड़ पर गई। उसने धीरे से तस्वीर को उकेरा और पीछे से एक कागज निकला। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, सच जानना है तो उस रात फिर से जीनी होगी। विक्रम समझ गया था, उसे वही रस्म दोहरानी होगी, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन कौन करेगा यह रस्म? वो गया गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबूलाल काका के पास, जो 92 साल के थे और कहते थे कि उन्होंने उस पेड़ को बनते देखा है। विक्रम ने बिना घुमाए फिराए बाबूलाल से पूछा, काका, क्या आप जानते हैं उस रस्म के बारे में जो पेड़ के नीचे होती थी? बाबूलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हाथों से एक चारपाई पर बैठ गए। बोले, बेटा, वो रस्म कोई पूजा पाठ नहीं थी, वो तो गुनहगारों की सजा थी। गांव में जब कोई लड़की की बेइज्जती करता या किसी मासूम को मारता और सबूत नहीं होते, तब 4 पंच मिलकर फैसला करते और उस इंसान को रस्म के नाम पर उल्टा लटका देते। विक्रम ने पूछा, तो नीला के साथ क्या हुआ था, काका? काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, नीला बेचारी, वो सही थी। उसने सिर्फ अपनी सहेली के साथ हुई ज्यादती का विरोध किया था। लेकिन उस सहेली का भाई ही पंचों में से एक था। उन्होंने नीला को ही झूठी ठहराया। और फिर एक रात काका की आवाज टूट गई। उसे रस्म के नाम पर लटका दिया गया। वो जिंदा थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। विक्रम को अब यकीन हो चला था कि पेड़ बदला ले रहा है। लेकिन सवाल यह था, किससे? सिर्फ उन 5 पंचों से
या उन सबसे जो चुप रहे? और अब उसका नाम भी उस दीवार पर था। क्या इसलिए कि वो चुप था उस रात? शाम को उसने तय किया वो उस रस्म को फिर से करेगा, लेकिन इस बार सच्चाई उजागर करने के लिए, ना कि किसी को सजा देने के लिए। रात ढली, पूरा गांव सो रहा था। पेड़ के नीचे सिर्फ विक्रम था, एक लैंप लिए, किताब हाथ में। उसने धागे से बनी एक गोल रेखा पेड़ के चारों ओर खींची, ठीक वैसे ही जैसे रस्म में होती थी। फिर उसने किताब का आखिरी पन्ना खोला। अचानक किताब की इंक जल उठी। शब्द उभरने लगे। जो देखा वो दोहरा, जो सुना वो बोल, जो छुपाया वो उजागर। तभी पेड़ से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीख, और अचानक विक्रम का शरीर जम गया। आंखें खुली थी, लेकिन वो खुद को उस रात में देख रहा था। एक 986, 4 नकाबपोश एक लड़की को घसीटते हुए पेड़ की ओर ले जा रहे थे। वो चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। और एक लड़का, जवान विक्रम, दूर खड़ा सब देख रहा था, डर से चुप। अब विक्रम समझ गया था वो खुद भी दोषी था। उसके चुप रहने की वजह से एक लड़की की जान गई। उसके सामने अब वही लड़की खड़ी थी, नीला। उसने कहा, अब आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे जिंदा कर सकते हैं? क्या उन सबको सजा दिला सकते हैं? विक्रम ने सिर झुका लिया। लेकिन तभी एक तेज आंधी आई और सब कुछ गायब हो गया। वो फिर से पेड़ के नीचे था, आज की रात में, लेकिन कुछ बदला हुआ था। पेड़ की जड़ें अब हिल रही थी, जैसे जमीन के नीचे कुछ बाहर आना चाहता हो। कुछ देर में वहां से एक हड्डियों से भरा संदूक निकला, और उसके साथ 5 चिट्ठियां। हर चिट्ठी में एक नाम, एक गुनाह और एक सच्चाई। विक्रम अब जान गया था, किताब सिर्फ चेतावनी नहीं थी, सबूत भी थी। अब उसने तय किया वो इन सबूतों को लेकर शहर जाएगा, केस खोलेगा और नीला को न्याय दिलाएगा। लेकिन तभी एक और आवाज आई, बहुत पास से, एक नाम अभी बाकी है। विक्रम ने चौंक कर इधर उधर देखा। किसका नाम, किसका सच अभी बाकी है? तभी किताब का आखिरी पन्ना अपने आप पलट गया, और अब उस पर लिखा था, कभी कभी न्याय के रास्ते पर चलते हुए इंसान खुद गुनहगार बन जाता है। विक्रम के हाथ कांप गए। क्या अब खुद को साबित करना आसान होगा, या ये किताब उसे फिर से उसी चक्र में घुमा देगी? विक्रम चौहान के हाथों में अब सच था, लेकिन सवाल ये था कि क्या इस सच को दुनिया के सामने लाना ही न्याय है, या फिर ये एक और पाप बन जाएगा? 5 चिट्ठियां उसके सामने रखी थी, जिनमें 5 लोगों के नाम और उनके गुनाह लिखे थे, लेकिन छठा नाम अभी भी गायब था। वो छठा कौन था? उसने उन चिट्ठियों को फिर से पढ़ना शुरू किया। हर चिट्ठी एक कहानी कहती थी। किसी ने नीला पर इल्जाम लगाया, किसी ने पंच बनकर फैसला सुनाया, किसी ने चुपचाप देख लिया, किसी ने रस्म पूरी कर दी, और एक ऐसा भी था जिसने सब कुछ जानते हुए भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करके बस आगे बढ़ गया। छठी चिट्ठी में सिर्फ एक शब्द था, गवाह। और तभी जैसे बिजली सी कड़क उठी विक्रम के दिमाग में। वो खुद, वो ही वो गवाह था जिसने सब कुछ देखा और चुप रहा। वो छठा नाम उसका खुद का था। उसने थरथराते हाथों से किताब के पहले पन्ने पर नजर डाली, और अब वहां एक नया नाम जुड़ चुका था, विक्रम चौहान, गवाह। किताब की इंक अब गाढ़ी होती जा रही थी, जैसे हर पन्ने पर खून फैलता जा रहा हो। हवा एकदम ठंडी हो गई थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा आसपास मंडरा रही हो। विक्रम ने किताब बंद की और उन चिट्ठियों को जेब में रखा। वो अब पेड़ से दूर जाना चाहता था,
लेकिन जैसे जैसे वो पीछे मुड़ता, पेड़ का साया और लंबा होता जाता। एक अजीब सी सरसराहट उसके पीछे चल रही थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, न्याय अधूरा है, अधूरा है। वो भागा, लेकिन वो आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी। अंत में वो गांव के चौपाल पर पहुंचा और सबको इकट्ठा किया। गांव वालों के सामने उसने सारा सच रखा, चिट्ठियां, किताब और अपनी गवाही। गांव में सनसनी फैल गई। कुछ लोग सन्न थे, कुछ ने रोना शुरू कर दिया। बाबूलाल काका ने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने जिंदगी भर चुप रहकर क्या पाया? लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो कहने लगे, अब इन बातों से क्या होगा? नीला तो वापस नहीं आएगी। विक्रम ने वहीं चौपाल पर एक दिया जलाया। बोला, नीला वापस नहीं आएगी, लेकिन सच्चाई को अगर हमने आज भी मिटा दिया तो ये पेड़ अगली पीढ़ी की परछाइयां भी खा जाएगा। उसने गांव के बच्चों को बुलाया, उन्हें किताब दिखाई, लेकिन अब किताब खाली थी। सारे पन्ने सफेद थे। जैसे उसने जो बोला वही उस किताब का आखिरी अध्याय बन गया। विक्रम ने फैसला किया, वो शहर जाकर इन सबूतों को पुलिस और मीडिया को देगा। जो जिंदा लोग अब भी जिम्मेदार हैं, उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा। वो शहर के लिए रवाना हुआ, लेकिन उसकी आंखों में नीला की एक झलक रह गई। एक मुस्कुराहट, एक आंसू और एक सवाल। 3 दिन बाद शहर की बड़ी अदालत में एक केस शुरू हुआ, बिलालपुर कांड 1986 के नाम से। मीडिया में हलचल मच गई। विक्रम अब सिर्फ एक रिटायर्ड अफसर नहीं, एक गवाह बन चुका था, सच्चाई का गवाह। लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, गवाहों पर दबाव बनने लगा। एक गवाह गायब, दूसरा डरा, तीसरा मुकर गया। फिर एक रात विक्रम को एक चिट्ठी मिली, बिना नाम की। उसमें लिखा था, पेड़ की भूख अब फिर जाग चुकी है, क्या तुम फिर चुप रहोगे? विक्रम समझ गया कि सच बोलने की कीमत अभी बाकी है। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, पूरी कहानी, सबूत, किताब, नीला की बात, चिट्ठियां, सब कैमरे पर कह दिया। और फिर उस वीडियो को उसने मीडिया को भेज दिया। अगले दिन टीवी, मोबाइल, इंटरनेट सब पर बस एक ही नाम था, नीला। गांव में लोग पेड़ के नीचे दीपक जलाने लगे, फूल रखने लगे। पहली बार पेड़ के नीचे परछाई दिखाई दी, सिर्फ एक, नीला की। कहते हैं, जब न्याय हो जाता है, आत्मा मुक्त हो जाती है। पेड़ अब भी खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई चीख नहीं आती। और विक्रम चौहान, वो अब भी गांव आता है, लेकिन हर बार पेड़ को देखकर सिर झुकाता है, क्योंकि पेड़ तो माफ कर देता है, पर जो चुप रहे, उनका ज़मीर कभी माफ नहीं करता। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने। और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है, तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।